नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की सरकारों पर लाखों गांवों को बुनियादी जरूरतों से वंचित रखने का लगाया आरोप। ग्रामीण भारत महोत्सव में कहा, गांव के विकास से राष्ट्र का विकास, इस मंत्र से आगे बढ़ रही है सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 45 करोड़ रुपए के शीश महल पर केजरीवाल से मांगा जवाब। कहा, निजी सुविधाओं के लिए बनाया अपना शीश महल। पंजाब से आई महिलाओं ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर किया प्रदर्शन। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम का मसौदा जारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एक्ट के तहत डेटा उल्लंघन पर सख्त सजा का किया गया प्रावधान। बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर माता पिता की सहमति होगी अनिवार्य। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रयागराज में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी। यूपी के पुलिस महानिदेशक ने कहा, मुख्य स्नान के दिन जल, थल और नभ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाएगी सुनिश्चित। संतों का प्रयागराज आना जारी। और हॉकी इंडिया लीग में सांची राड बंगाल टाइगर्स का विजय अभियान जारी। दिल्ली एसजी पाइपर्स को 4-1 से हराया। प्रतियोगिता में दर्ज की लगातार तीसरी जीत। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने में गांव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें अपने गांवों की साझा विरासत को संरक्षित और मजबूत करना होगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। मौका था ग्रामीण भारत महोत्सव का। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सशक्त ग्रामीण भारत सुनिश्चित करना, ग्रामीणों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना, पलायन को कम करना और गांवों के लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। महोत्सव में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प और जैविक कृषि उत्पादों की झलक दिखी। गांव, गरीब और वंचितों के उत्थान के लिए बीते 10 साल में किए गए प्रयासों को प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने बताया कि शौचालय से लेकर पक्की छत तक इस दौरान सुनिश्चित की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान सम्मान निधि जैसे प्रयास सफल हुए हैं। क्रेडिट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंची है। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि इन 10 सालों में ग्रामीण गरीबी अब 5% से कम हो चुकी है, जो कि साल 2012 में 26% हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट कर के 5% से भी कम हो गई है। गांव के बढ़ते सामर्थ्य, सशक्तिकरण और विकास की गति पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित होगा। गांव की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सतर्क और एकजुट रहने की अपील की। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पहले की सरकारों ने ना जाने क्यों गांव में रहने वाली बड़ी आबादी, SC, ST और OBC वर्ग के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि यही वजह रही कि गरीबी बढ़ती रही, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने गांव की प्रगति के लिए डिजिटलीकरण,
एफपीओ और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को नई ताकत बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण कौशल और पारंपरिक कला को निखारने, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम किए हैं। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद और दिल्ली के न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त खंड का उद्घाटन करेंगे, जो क्षेत्रीय परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और इस उद्घाटन के साथ नमो भारत ट्रेन के जरिए अब दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 9 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा परिचालित है और इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत कॉरिडोर का परिचालित खंड 55 किलोमीटर का हो जाएगा, जिसमें 11 स्टेशन होंगे। लोग कितने उत्साहित हैं इस खंड के शुरू होने से, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली में भी नमो भारत का दिल्ली में शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से आगे न्यू अशोकनगर दिल्ली तक के 13 किलोमीटर के अतिरिक्त खंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं नमो भारत कॉरिडोर पर, यानी कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन जो दिल्ली के लिए खुलने जा रहा है, रविवार से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेक्शन पर साहिबाबाद स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। लोग इसमें रोजाना यात्रा करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर ये, और हम तब से इसमें रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं और हम काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो दिल्ली में एंटर करे। अब हम बहुत खुश हैं कि हम आगे मतलब अपना रूट कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले हम बस से ट्रैवल करते थे तो बहुत जाम का एरिया होता था, हम बहुत लेट स्कूल पहुंचते थे जहां पर हम जॉब करते हैं। पर रैपिड में हम ट्रैवल करने लगे हैं तो हम बहुत मतलब टाइम पे ही पहुंच रहे हैं और टाइम से निकलते हैं तो घर भी हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आनंद विहार तक लास्ट मतलब न्यू अशोकनगर इसका लास्ट स्टॉप होगा और हम आनंद विहार उतरेंगे तो हमारे लिए और भी टाइम सेव हो जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा, जनमानस के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी और लोगों को सुरक्षित यात्रा हो जाती है। सबसे अच्छी मेट्रो यात्रा भारत के जिस कोने में भी मेट्रो चली है, जब से ये चली है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 20 मिनट में सफ़र हो जाता है और दिल्ली से जुड़ जाएगी तो भारत की प्रोग्रेस होगी और हमारा देश ऐसी तरक्की करे और ये बहुत अच्छी बात है। मेट्रो पूरे देश के बड़े शहरों में होना चाहिए, जनमानस को सुविधा का लाभ मिल जाता है। अगर ये आनंद विहार चालू जाएगी तो फिर मैं अपने घर से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो मोदी जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये इतना काम करा हमारे लिए, तो थैंक यू मोदी जी। मेरठ से बच्चे दिल्ली के लिए पढ़ाई के लिए बच्चों का आना जाना बहुत आसान हो गया है। बहुत बधाई पूरे देश को इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उनको, उन्होंने हमारे लिए इतनी हेल्प की। अभी हमारा जो सफ़र 2.5-3 घंटे लगते थे हमें मेरठ से आने में, वो हमारा 1-1.25 घंटे में सफ़र तय होगा, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा सर। दिल्ली से चालू हो जाएगी और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा लोगों को। इससे ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि फर्स्टली आपने इस चीज़ को चालू करा दिया। जो हमारा ट्रैवलिंग का रहता था, जो इंसान को हेक्टिक जाती ही ट्रैवलिंग थ्रू द बस और ऑटो वगैरह, लेकिन अभी जैसे रैपिड स्टार्ट हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा हमें कंफर्टेबलनेस फील हुई। जो मेनली आज सर्दियों के टाइम पे सर्दियाँ लगती है तो मेनली यहाँ पे आपने जो सुविधा दे रखी है इससे हम बहुत ज़्यादा आग्रचित है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइंग ट्रैवल रहता है हमारा। अभी जो ये दिल्ली तक ट्रैवल जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आरामदायक यात्रा के साथ ही नमो भारत ट्रेन में महज 35 से 40 मिनट में ही दिल्ली से मेरठ तक पहुंचा जा सकेगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, साहिबाबाद। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजधानी में बुनियादी ढांचा तैयार करने की बजाय अपने लिए शीश महल बनाने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। अमित शाह ने केजरीवाल पर दिल्ली की शराब नीति, मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और बस खरीद सहित कई घोटालों को लेकर तीखा प्रहार किया। अमित शाह का केजरीवाल पर निशाना। कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। शीश महल पर दें हिसाब। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से, और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ही हिसाब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पंजाब की महिलाओं का समूह भी उनसे हिसाब मांग रहा है, जिनसे चुनाव के वक्त 1000 रुपए देने का वादा किया गया था। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठी महिलाओं की मांग थी कि उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए। दिल्ली वाले लोगों को कह रहे हैं हम 2500 रुपए देंगे, पंजाब वाली महिलाओं को तो दिया नहीं, 3 सालों में वादा किया है। मैं बेनती कर दी हाँ कि महिलावां इन्हां दे झांसे विच ना आण, महा झूठे ने। धोखे वाली सरकार है, ये धोखा दे के आ जाती है, फिर राज करती है और उसके बाद फिर कुछ नहीं देती, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पंजाब की महिलाएं उनके साथ हैं और दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। वादा खिलाफी के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी जहां अपने बचाव में तमाम तर्क दे रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस उन पर लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं। दिल्ली की जनता पुकार कर कह रही है कि नहीं चाहिए केजरीवाल, बहुत हुआ केजरीवाल, आपदा है केजरीवाल, बदल के रहेंगे केजरीवाल। और ये जन जन की आवाज है। केजरीवाल जब पंजाब में जाते हैं 3 साल पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 1000 रुपए हम हर महिला को देंगे। आज 3 साल बीतने को उनको 1 पैसा आज तक मिला नहीं है। तो कैसे ये आप, और पिछले 11 साल से आप दिल्ली में हैं, अगर महिलाओं के बारे में सोचना था तो 11 साल पहले से आपने क्यों नहीं सोचा? भाजपा और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने पिछले 10 वर्षों में लोगों की मुसीबतों का समाधान करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। उनका कहना है कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर ठेकेदार की आत्महत्या मामले में भाजपा लगातार दबाव बना रही है। अब विपक्षी पार्टी ने मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे जनवरी में कलबुर्गी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास का घेराव करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालावाड़ी नारायण स्वामी ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर जगत सर्कल पर जमा हुए और मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। सिविल ठेकेदार सचिन पंचाल ने 26 दिसंबर को बीदर जिले में चलती ट्रेन के सामने लेटकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने प्रियांक खड़गे के करीबी सहयोगी राजू कपानूर पर उन्हें ये कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कपानूर को 1 करोड़ रुपए देने के लिए जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। भारतीय जनता पार्टी, in order to give justice to the family of Satish Panchal, we have demanded CBI inquiry. CBI inquiry on 2 fronts. One on the suicide of Satish Panchal, and secondly, a suicide death note which has been released. It has clearly mentioned in the death note that Supari killers were hired and the target was Swamiji, who was a Hindu voice in Hyderabad, Karnataka region, Kalyan, Karnataka region. They had targeted our BJP MLA and BJP leaders, and it's a very serious issue, unheard of in Karnataka politics. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रियांक खड़गे पर कर्नाटक में जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का रैकेट चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का सीबीआई जांच से डरना साफ करता है कि प्रियांक खड़गे शायद इसमें अकेले नहीं थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी जब इस पर सीबीआई जांच से डरते हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है ये पूरे रैकेट के अंदर शायद प्रियांक खड़गे अकेले कार्य नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है और ये भी मांग करती है कि सीबीआई जांच के रडार के अंदर प्रियांक खड़गे के साथ में बाकी के कांग्रेस नेताओं की भी जांच हो।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी ब्रह्म मुंबई नगर निगम के चुनाव के लिए तैयारी में जुट गई है और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में बीएमसी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये पिछले 5 महीनों में हुई तीसरी बैठक है और आज हुई बैठक में लगभग 60,000 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत की परियोजनाओं पर चर्चा हुई। जो चर्चा हुई है उसका मॉनेटरी दृष्टिकोण से इम्पैक्ट लगभग 60,000 करोड़ का होने जा रहे हैं, विशेषकर उत्तर मुंबई और कुछ प्रोजेक्ट जो सबर्बन प्रोजेक्ट जो मुंबई उत्तर मुंबई के बाहर है। पिछले 5 महीने में तीसरी मीटिंग होने के कारण स्वाभाविक है कि कई विषय रिजॉल्व भी होते जा रहे हैं। कैसे हम गरीब जनता को स्पोर्ट्स की सुविधाएं मिले उसके लिए अलग अलग मैदान को तैयार करें। प्रबोध महाजन उद्यान है, बाला साहेब ठाकरे उद्यान है, एक मालवानी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। इसी प्रकार से साई का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करने के लिए 37 एकड़ जो साई को दे दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उसके प्लान्स भी अभी बनने शुरू हो गए हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में भी केंद्र सरकार पर्यटकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। संजय गांधी नेशनल पार्क में भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जो पेंडिंग विषय उन सबको संकलन किया जाए। केंद्र के हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुझे एश्योर किया है कि वो सब विषय केंद्र की सरकार संजय गांधी नेशनल पार्क के रहवासियों के लिए रिजॉल्व करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। वहां पे हम पर्यटन को और बढ़ावा दे सके उस दिशा में फिर हम संजय गांधी नेशनल पार्क में और काम कर सकते हैं। कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष असाधारण वृद्धि देखने को मिली। ये सरकार की सभी को ऊर्जा सुरक्षा देने और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है। पिछले साल कोयला उत्पादन 1039.59 मीट्रिक टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये 2023 की कुल 969.07 मीट्रिक टन की तुलना में 7.28% अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में देश भर में कोयला डिस्पैच यानी प्रेषण भी रिकॉर्ड उच्च स्तर 1012.72 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। 2023 की 950.39 मीट्रिक टन की तुलना में कोयला डिस्पैच 6.56% अधिक रहा। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि उत्पादन और डिस्पैच दोनों में ये निरंतर वृद्धि बिजली उत्पादन और अन्य उद्योगों के लिए कोयले की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करती है। मंत्रालय ने कहा कि कोयला उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करना, कोयला आयात पर निर्भरता को कम करने, बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने, देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और दीर्घकालिक सतत विकास में योगदान देने के लक्ष्य के अनुरूप है। 2025 शुरू होते ही भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। भारत के लद्दाख क्षेत्र के साथ ओवरलैप होने वाले हॉटन प्रांत में 2 नई काउंटियां स्थापित करने की चीन की घोषणा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए दोहराया कि वो अपने क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं करता है और इसके अलावा भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की चीन की योजना पर चिंता व्यक्त की है। वर्ष 2025 की शुरुआत भारत चीन संबंधों में नए तनाव के साथ हुई है, जो चीन द्वारा 2 नए काउंटी स्थापित करने की घोषणा के कारण हुआ। इसमें भारत का लद्दाख क्षेत्र भी शामिल है। जवाब में भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत ने अपने क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's
long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. संप्रभुता विवाद के अलावा भारत ने शुक्रवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की चीन की योजना पर दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। ऐसी चिंताएं बढ़ रही है कि बांध भारत के पूर्वोत्तर राज्य विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम में पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यहीं से ब्रह्मपुत्र बहती है। We have seen the information released by Xinhua on 25th December 2024 regarding a hydropower project on the Yarlung Sangpo River in the Tibet Autonomous Region of China. As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. हालांकि हाल ही में लद्दाख में डेपसांग और डेमचोक के रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव कम किया था और गश्त फिर से शुरू की थी। पिछले साल अक्टूबर में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर एक बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में संभावित बदलाव का संकेत था। लेकिन ताजा घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन चुनौतियों के साथ दोनों देशों के संबंधों का भविष्य कैसा होगा, इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और उधर प्रयागराज महाकुंभ को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के इंतजामों की प्रशंसा की है। लोगों ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं के यहां आने की उम्मीद जताई है। साथ ही महाकुंभ में आने वाले लोगों से उन्होंने स्वच्छता रखने की भी अपील की है। इस बार जो व्यवस्था है, पिछले सारे कुंभ से बहुत ज़्यादा व्यवस्था हुई है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रियों के लिए, और मतलब और जो व्यवस्था कुछ अभी बची हुई है वो भी पूरी हो जाएगी तो आपको ये कुंभ देखने लायक रहेगा। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, जो कभी आज तक हम लोगों ने देखा नहीं था। मतलब लोगों के लिए जगह जगह टॉयलेट की व्यवस्था इतनी बढ़िया की गई है कि कोई भी आए तो किसी को जगह पे गंदगी करने की नहीं है कि कहीं भी कुछ भी खुले में कहीं भी कोई कर दे। हर जगह अच्छी टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। हम लोग चारों तरफ से घूमते हुए यही देखते आ रहे हैं। ये 36वां कुंभ है, सन 2012 में लगता है, 12 साल पे लगता है, लेकिन ये भव्य कुंभ है, ये सबसे बड़ा कुंभ है। और यह कुंभ से बहुत बड़ा मतलब कि यह चल रहा है, इसका कारोबार बढ़िया चल रहा है, घाट बढ़िया VIP बन रहे हैं, नंबर 1 का व्यवस्था है। यहाँ हमारी सरकार एकदम पूरी व्यवस्था दे करके मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बढ़िया यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जो कि देश विदेश के लोग आने वाले आ भी रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं।